नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बहुत ही दुखद घटना है। जैसा आप अपनी स्क्रीन के सामने भी देख पा रहे होंगे कि तुर्की और सीरिया में एक भूकंप आया है और जिसमें करीब करीब अभी तक 4000 लोगों से ज़्यादा की मौतें हो चुकी हैं। दर्दनाक मौतें हुई हैं प्यारे बच्चों। इस भूकंप का क्या रीज़न रहा होता है, क्यों ये भूकंप आता है, किस जगह पर बार बार भूकंप आता है, इसके पीछे जो संपूर्ण विस्तृत जानकारी है वो स्टूडेंट आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं। आज के सेशन में हम पता करेंगे कि भूकंप कहाँ आता है और क्यों आता है। तुर्की की जब हम घटना की बात करें, क्योंकि भूकंप का तांडव यही होता है भैया। तुर्की में इससे पहले 1939 में 7.8 की तीव्रता, आपने सुना होगा 7.8, 6.8, ये क्या होता है? ये शक्तिशाली भूकंप आया था जिसमें 30,000 लोगों की मौतें हुई थी। 1999 में फिर भूकंप आया, 2017 में, हाल ही में। बार बार क्यों भूकंप आता है, इसकी संपूर्ण विस्तृत जानकारी वीडियो को एंड तक देखिएगा। आपको कंप्लीट जानकारी मैं देने वाला हूं कि आखिर भूकंप आता क्यों है और किस जगह पर आता है और इससे बचाव कैसे किया जा सकता है। बार बार क्यों आता है भूकंप, अर्थक्वेक आखिर क्यों बार बार आता है, भूकंप कौन सी जगहों पर होता है सबसे ज़्यादा खतरा। आइए इसको समझते हैं, इसके पूरी साइंस को समझते हैं कि इसके पीछे रीज़न क्या होता है। धरती की सतह के नीचे वह जगह जहां पर चट्टानें आपस में टकराती हैं या टूटती हैं, भूकंप का केंद्र या फोकस कहलाता है। वो कहलाता है भूकंप का केंद्र, फोकस कहलाता है। सुना होगा कि भी भूकंप का फोकस कहाँ है। इसे हाइपोसेंटर भी कहते हैं। इसके टूटने से वर्षों की ऊर्जा मुक्त होती है। दुनिया भर के अलग अलग इलाकों में हर साल छोटे बड़े भूकंप आते रहते हैं। जानकारों का कहना है कि दुनिया भर में लगभग 20,000 से ज़्यादा बार भूकंप आते हैं। इनमें से कुछ भूकंप तो ऐसे होते हैं स्टूडेंट कि जिनका पता ही नहीं पड़ता, जो हमारे सीस्मोग्राफ पर इंडिकेट ही नहीं होते हैं। वो इतने मामूली होते हैं कि सीस्मोग्राफ पर दर्ज नहीं हो पाते। वहीं कुछ इतने शक्तिशाली होते हैं कि भयंकर तबाही मचा देते हैं। भूकंप आने का कारण धरती के भीतर की उथल पुथल बताई जाती है, जो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी आपने पढ़ी होगी। एक तथ्य से भी यह है कि भूकंप के झटके लाखों की संख्या में होते हैं, लेकिन ज़्यादातर झटके हल्के होने के कारण उनका पता ही नहीं लगता है। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर भूकंप आता कैसे है। आइए इसके पीछे की साइंस को भी हम समझने की कोशिश करते हैं कि भूकंप क्यों आता है और कैसे आता है। ऊपर से सामान्य और शांत दिखने वाली पृथ्वी की सतह के नीचे का यूं कहें कि धरती के अंदर हमेशा उथल पुथल मची रहती है। धरती के अंदर मौजूद प्लेटें लगातार आपस में टकराती या दूर खिसक रही होती हैं। इसी के चलते हर साल भूकंप आते रहते हैं। भूकंप को समझने से पहले हमें धरती के नीचे मौजूद प्लेटों की संरचना को समझना पड़ेगा। जब हम बात करते हैं धरती के नीचे की जो प्लेटें हैं उसकी जानकारी लेने के लिए भूविज्ञान की जानकारी रखने वाली गुंजन राय बताती हैं, डॉक्टर गुंजन राय हमें बताती हैं कि धरती में 12 टेक्टोनिक्स प्लेटें होती हैं। कितनी होती हैं प्यारे दोस्तों? 12 प्लेटें होती हैं। इन प्लेटों के आपस में टकराने पर जो ऊर्जा एनर्जी निकलती है उसे ही भूकंप कहा जाता है। ये प्लेटें बहुत ही धीमी रफ्तार से घूमती रहती हैं। डॉक्टर रॉय कहती हैं ये प्लेटें हर साल अपनी जगह से 4 से 5 मिलीमीटर तक खिसक जाती हैं। तो कोई किसी के नीचे खिसक जाती है, कोई किसी के नीचे। तो इसी प्रक्रिया के दौरान प्लेटों में टकराने से भूकंप आता है, भूकंप आ जाता है। समझ पाए होंगे क्या होता है भूकंप का केंद्र। आपने सुना होगा कि भूकंप का सेंटर कहाँ है, तो इस सेंटर को जान लेते हैं। भूकंप का केंद्र कौन सा होता है? धरती की सतह के नीचे वह जगह जहां पर चट्टानें आपस में टकराती हैं या टूटती हैं, भूकंप का केंद्र या फोकस कहलाता है। दोस्तों क्या कहलाता है? उसको फोकस कहते हैं। और इसको हाइपोसेंटर भी आपने सुना होगा, इसी को हम हाइपोसेंटर भी कहते हैं। इस केंद्र से ही ऊर्जा तरंगों के रूप में बतौर कंपन फैलती है, वाइब्रेशन पैदा होती है और भूकंप आ जाता है। यह कंपन एकदम उसी तरह से होती है जैसे शांत तालाब में जब आप कोई पत्थर फेंक दें तो उसमें कंपन पैदा हो जाती है। विज्ञान की भाषा में समझे, साइंस की टर्म्स में यदि इसको समझना चाहें तो धरती के केंद्र और भूकंप के केंद्र को आपस में जोड़ने वाली जो रेखा होती है, भूकंप का जो केंद्र होता है और धरती का जो केंद्र होता है, उसको जोड़ने वाली जो रेखा होती है, जिस स्थान पर धरती की सतह को काटती है उस जगह को ही भूकंप का अधिकेंद्र या एपेक सेंटर बोला जाता है। विज्ञान के नियमों के हिसाब से धरती की सतह का यह स्थान भूकंप के केंद्र के सबसे पास होता है।
धरती 7 भूखंडों से मिलकर बनी हुई है और ये 7 भूखंड कौन कौन से हैं? ये भूखंड हैं प्रशांत महासागरीय भूखंड। सबसे पहला कौन सा होता है? प्रशांत महासागरीय भूखंड होता है। दूसरा होता है अमेरिकी भूखंड, प्रशांत महासागरीय भूखंड होता है। दूसरा होता है भारतीय ऑस्ट्रेलियाई भूखंड होता है। एक होता है उत्तर अमेरिकी भूखंड और एक होता है अमेरिकी भूखंड, दक्षिणी अमेरिकी भूखंड, और एक होता है अफ्रीकी भूखंड, और एक होता है अंटार्कटिका भूखंड, और एक होता है यूरेशियाई, जो यूरोप और एशिया का जो भूखंड होता है, यूरेशियाई भूखंड। धरती के नीचे चट्टानें दबाव की स्थिति में रहती हैं। जब यह दबाव एक सीमा से बहुत अधिक हो जाता है तो चट्टानें अचानक से टूटने लगती हैं और इस बदलाव के कारण वर्षों से मौजूद जो एनर्जी उनके अंदर भरी रहती है वो रिलीज हो जाती है, मुक्त हो जाती है। और जैसे ही वो एनर्जी रिलीज होती है तो इस ऊर्जा से चट्टानें किसी कमजोर सतह की तरह टूट जाती हैं। जो कमजोर सतह होती है उन चट्टानों की, वो वहां से टूट जाती है और वो वहां से एनर्जी निकल के आती है, जिससे क्या आता है? भूकंप आ जाता है। सबसे ज्यादा भूकंप कहाँ आते हैं दुनिया में? बताया था अभी, जो जहां पे सेंटर मिलते हैं, पृथ्वी का सेंटर और प्लेट का सेंटर। दुनिया में सबसे अधिक भूकंप इंडोनेशिया में आते हैं। यह देश रिंग ऑफ फायर में स्थित है, इस कारण यहाँ ज़्यादा भूकंप आते हैं। इसके अलावा जावा और सुमात्रा में भी क्षेत्र में आते हैं। प्रशांत महासागर के पास स्थित यह क्षेत्र दुनिया का सबसे खतरनाक भूभाग कहा जाता है। सबसे ज़्यादा यहीं पर आते हैं प्यारे बच्चों। तो दोस्तों अब यहाँ पे जिक्र आता है कि इस भूकंप को मापा कैसे जाता है। जानते हैं भूकंप के केंद्र और तीव्रता का मतलब क्या होता है? कि आपने सुना होगा कि इतने तीव्रता का भूकंप आया है, 7.4 का आया है, 7.5 का आया है, सुना होगा ना। इसका मतलब क्या होता है? कितने पर कौन कौन सी तबाही यहाँ पे हो सकती हैं, कितने पर कौन सी चीज़ें यहाँ पे भूकंप के कारण कितनी तबाही मच सकती है, उस सब की जानकारी मैं इसमें बता रहा हूँ प्यारे बच्चों। मैं इतनी संपूर्ण विस्तृत जानकारी आपको बता रहा हूँ। एक बार वीडियो को लाइक कर दें, शेयर जरूर कर दें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी कर दें। भूकंप का केंद्र उस स्थान को कहते हैं जिसके ठीक नीचे प्लेटों में हलचल होती है, भूगर्भीय ऊर्जा निकलती है। इस स्थान का भूकंप का कंपन ज़्यादा होता है। कंपन की जो फ्रिक्वेंसी होती है, आवृत्ति होती है, ज्यों-ज्यों दूर होती जाती है इसका प्रभाव कम होता जाता है। फिर भी यदि रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता को किससे मापा जाता है? रिक्टर स्केल से मापा जाता है। और कहाँ मापा जाता है? सीस्मोग्राफ पर मापा जाता है। रिक्टर स्केल पर 7 या इससे अधिक की तीव्रता वाला भूकंप है तो आसपास के 40 किलोमीटर के एरिया में, जो आसपास का 40 किलोमीटर का एरिया रहेगा, वहाँ पे झटके बहुत अधिक लगते हैं, तेज। लेकिन यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि भूकंपीय जो फ्रिक्वेंसी होती है, जो आवृत्ति होती है, वो ऊपर की तरफ है या दायरे में है, मतलब नीचे ही नीचे घूम रही है या ऊपर की तरफ है। अगर ऊपर की तरफ है तो ज़्यादा तबाही होने के चांसेस हैं। यदि कंपन की आवृत्ति ऊपर को है तो कम क्षेत्र को प्रभावित होगा। कम क्षेत्र मतलब कम क्षेत्र प्रभावित होगा लेकिन तबाही ज़्यादा होगी। ठीक है। कैसे मापा जाता है भूकंप की तीव्रता और मापने का पैमाना? भूकंप की जांच रिक्टर स्केल से होती है। इसे रिक्टर मैग्नीट्यूड टेस्ट स्केल भी कहा जाता है। रिक्टर स्केल पर भूकंप को 1 से 9 के आधार पर मापा जाता है। 1 से 9 के डिजिट के आधार पर मापा जाता है। भूकंप को इसके केंद्र यानी एपिसेंटर से मापा जाता है। भूकंप के दौरान धरती के भीतर से जो ऊर्जा निकलती है उसकी तीव्रता को इससे ही मापा जाता है, और इस तीव्रता से भूकंप के झटके की भयावहता को उसके डरावनेपन का अंदाजा होता है। कितनी तबाही पर लाता है भूकंप? आइए इसको जान लेते हैं। कितनी तबाही पर कैसे भूकंप लाता है? जब आप देखेंगे रिक्टर स्केल का जो पैमाना होता है, इसका जो असर है वो क्या है? जो सीस्मोग्राफ, दिस इज सीस्मोग्राफ, ये क्या होता है? सीस्मोग्राफ। ये जो सीस्मोग्राफ है, अगर 0 से 1.9 का रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता आई है तो इससे सीस्मोग्राफ से ही पता चलता है कि भाई कोई भूकंप भी आया है, हल्का फुल्का होगा, बिल्कुल हल्का, माइनर सा। जब 2 से 2.9 के बीच आता है तो वहाँ पे हल्की कंपन पैदा होती है। कभी कभी आपने दिल्ली में भी देखा होगा, है ना, अपने आसपास देखा होगा। 3 से जब 3.5 9 के बीच में आता है, 3.9 के बीच में आता है, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई ट्रक आपके नज़दीक से गुजर के गया हो। ऐसा असर उसका होता है, थोड़ा सा हल्का हिलापन सा होता है। जब 4 से 9 के बीच में आता है, 4 से 5 के बीच में आता है, 4 से 5 के बीच में 4.9 के बीच में आता है, तो खिड़कियां टूट सकती हैं और दीवारों पर टगी फ्रेम गिर जाते हैं, मतलब थोड़ी सी हलचल ज़्यादा हो जाती है। जब
5 से 5.9 के बीच में आते हैं तो आपके जितने भी बेड वगैरह होते हैं, आपकी टेबल वगैरह होती हैं, आपके पंखे वगैरह होते हैं, वो सभी हिल चुके होते हैं। 5 से 5.9 आपके जितने भी फर्नीचर होते हैं वो सब मामला हिल चुका होता है, आपका भी मामला हिल चुका होता है ना। 6 से 6.9 7 के बीच जब आता है तो इमारतों की जो नींव है वो दरक सकती हैं। इमारतों की जो नींव है पूरी की पूरी बिल्डिंग हिल सकती है और ऊपरी मंजिलों को नुकसान हो सकता है। उनके हिलने से जो बहुत अधिक ऊंची ऊंची मंजिलें होती हैं वो गिर भी सकती हैं। लेकिन दोस्तों जब जो भूकंप 7 से 8 के बीच में होता है, रिक्टर स्केल 8 तक होता है, 7 से 8 के बीच में होता है, उसमें इमारतें गिर जाती हैं और ज़मीन के अंदर के पाइप क्या हो जाते हैं, फट जाते हैं। बहुत अधिक तबाही होती है, लोगों को जान और माल की हानि होती है बहुत। जब 8 से 8.9 9 तक होता है, 8 से 9 के बीच में, तो इमारतों सहित बड़े बड़े जो पुल होते हैं और हैवी पुल होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं और सुनामी का खतरा हो जाता है, सुनामी भी आ सकती है। उसके बाद जब 9 या उससे ज़्यादा होती है तो यहाँ पे पूरी भयंकर तबाही होती है और पूरे मैदान में, यदि कोई मैदान में भी खड़ा हो तो उसे धरती लहराते हुए दिखेगी और समंदर के नज़दीक जो है वो सुनामी भी आ जाती है। बात समझ आई होगी। जब 9 या उससे ज़्यादा है तो पूरी तबाही आपको देखने को मिलेगी। यदि कोई मैदान में खड़ा है तो धरती ऐसे ऐसे लहराती हुई दिखेगी। इतनी भयंकर कंडीशन होती है जब 9 या उससे ज़्यादा में। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये सारी जानकारी मैंने आपको दी है यहाँ पे कि भूकंप कैसे आता है, कहाँ होता है, किसको एपिसेंटर कहते हैं, किसको सेंटर कहते हैं, भूकंप में प्लेट जो है कितने भूखंडों में बटा हुआ होता है, कैसे कैसे भूकंप आता है, कितनी तीव्रता पर किससे मापा जाता है। तो इसकी कंप्लीट जानकारी आज की इस सेशन में मैंने आपको दी। तो दोस्तों ऐसी ही नई जानकारी लेकर फिर हम आपके बीच में उपस्थित होंगे। दोस्तों अगर आप हमारे साथ आप नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि खबरों के साथ साथ आपको हम नॉलेजेबल वीडियोस भी हम देते हैं। तो दोस्तों आज के इस सेशन में इतना ही था। तो अगली किसी सेशन में ऐसी ही कोई नई ताज़ा अपडेट लेकर फिर आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। ओके, थैंक यू, आप सभी का धन्यवाद।